एक आम आदमी गुस्सैल हाथी को देखकर उससे दूर भागता है, लेकिन हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो सामने से दौड़कर आते हुए हाथी को माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसे मार देता था और उसके बाद उसके दांत उखाड़कर उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए ले जाता था। जिंदगी के 2 दशकों तक उसने 2 राज्यों की पुलिस और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी उंगलियों पर नचाया। इस पूरे समय में इन राज्यों ने इस आदमी को पकड़ने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस आदमी के सिर पर 5 करोड़ का इनाम था, लेकिन इसके बावजूद विशेष रूप से लाल चंदन की तस्करी के लिए कुख्यात वीरप्पन ने अपनी जिंदगी में लगभग 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया। 184 लोगों को दूसरी दुनिया में भेज दिया, जिसमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले, फॉरेस्ट ऑफिसर और कर्मचारी रहे। जहां एक आम आदमी पुलिस वालों से बचकर निकलना चाहता है, वहीं वो व्यक्ति पुलिस वालों को चुन चुन कर मारने की फितरत रखता था। एक बड़े अधिकारी को मारकर उसके सर से फुटबॉल खेलने का शौक बीच में पूरा किया। भले ही उसकी जिंदगी आज एक कहानी का किस्सा हो, लेकिन उसकी कहानी को भुलाया नहीं जा सकता। जब भी डाकुओं और चंदन की तस्करी की बात सामने आएगी, वीरप्पन का नाम जरूर लिया जाएगा। जो भी फॉरेस्ट गार्ड और ऑफिसर उसके रास्ते में आता, वीरप्पन उसे बेरहमी से मार देता था और ईश्वर में आस्था रखने वाला था। ये और बात है कि उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल सोसाइटी, जंगल और बेजुबान जानवरों के खिलाफ किया। वीरप्पन को जिन जंगलों ने सारी उम्र दुश्मन और पुलिस की गोलियों से बचा कर रखा, वो सारी जिंदगी उन्हें जंगलों को काट काट कर दुनिया में बेचता रहा और पैसा कमाता रहा। केवल 10 साल की उम्र में अपने चाचा की संगत में आने के बाद वीरप्पन की जिंदगी ने अपराध की राह पकड़ ली। तमिल कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले वीरप्पन का पूरा नाम कुसे मुनुस्वामी वीरप्पन था, जिसका जन्म 18 जनवरी 1952 में हुआ। कर्नाटक के गोपीनाथम में रहने वाली एक तमिल फैमिली में वीरप्पन पैदा हुआ। इसके पिता चरवाहे का काम करते थे। वीरप्पन भी अक्सर इसी काम के सिलसिले में जंगलों में आ जाया करता था और बचपन से ही जंगलों की हर एक पगडंडी की जानकारी रखता था। उसे घने जंगलों के बीच रास्ते की इतनी अच्छी जानकारी थी कि वो एक पल में ही नजर आता और दूसरे पल जंगल में गायब हो जाता। वीरप्पन अपने गले से एक से बढ़कर एक जंगली जानवरों, पशु पक्षियों की आवाज निकाल लेता था। भले ही दूसरे कलाकार अपने इस हुनर का इस्तेमाल लोगों को एंटरटेन करने के लिए करते हों, लेकिन वीरप्पन ने अपने इस कला को अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल किया। अपने दुश्मनों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया, उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए किया। वीरप्पन के चाचा का नाम सालभाई गोंडर था। वो अपने समय का खतरनाक हंटर और चंदन की लकड़ियों का तस्कर था। कहीं न कहीं वीरप्पन के मन मस्तिष्क पर अपने चाचा के कर्मों का बहुत बुरा गहरा प्रभाव पड़ा। वो अपने चाचा का चेला तो बन गया, लेकिन इसके साथ ही जंगल में जाने की वजह से उसका कॉन्टैक्ट जंगल में एक्टिव रहे उस समय के दूसरे शिकारी ग्रुप से हो गया। वो बचपन से ही अपने आसपास अपराध होता हुआ देखता आया था। वो शिकारियों को जंगली जानवरों का शिकार करते हुए अपनी आंखों से देखता था। वो विशेष रूप से हाथियों का शिकार होते हुए देखता था। आगे चलकर उसे भी शिकार के क्रूर काम में मजा आने लगा। उसका भी मन हाथियों का शिकार करने का होने लगा। उसे ये पता लगा कि हाथियों का शिकार करके किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। बस फिर क्या था, उसने इस क्रूरता को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मलूर मम्माटियन उस समय का एक खतरनाक शिकारी था जो हाथियों के दांतों की तस्करी करता था। वीरप्पन इस शिकारी को काफी पसंद करता था। दोस्तों, वीरप्पन की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। बचपन में ही वीरप्पन को बंदूक लेकर शिकार करने के काम में मजा आने लगा। वो इसकी ट्रेनिंग लेने लगा। अपनी उम्र के केवल 10 साल ही उसने पूरे किए थे कि वो शिकार के काम में उतर गया। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब तमिलनाडु के जंगलों में हाथियों का शिकार करना आम समझा जाता था। बाजार में हाथियों के दांत की कीमत बहुत अधिक मिलती थी। वीरप्पन आगे चलकर शिकार का इतना अधिक अभ्यास करने लगा कि उसका नाम अच्छे शिकारियों में गिना जाने लगा। 17 साल की उम्र होने से पहले ही वो कई हाथियों को अपना शिकार बना चुका था। वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी कांटे को उड़ा देना चाहता था और इसी के चलते उसने 17 साल की उम्र में एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या तक कर दी। वैसे तो वो अपने चाचा की गाइडेंस में काम करता था, लेकिन अब उसके मन में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने और चाचा से भी आगे निकल जाने की इच्छा पैदा हुई
अपनी इसी इच्छा के चलते वो केवल 18 साल की उम्र में ही अपने चाचा से अलग हो गया और उसने शिकारियों का एक नया ग्रुप ज्वाइन किया। इसके जरिए उसने इस फील्ड में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। अपने इस नए ग्रुप में वीरप्पन ने तेजी से अपनी जगह बनानी शुरू की कि आगे चलकर वो इसी ग्रुप में इतना आगे निकल गया कि उसके सिर को भी सुपरसीड करने लगा। वो ग्रुप के फैसलों में अपना दखल देने लगा और खुद ही फैसले लेने लगा और अपनी इन्हीं कारगुजारियों के चलते वीरप्पन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नजर में आ गया। शिकार के अपराध में जमे जमाए तस्करों से भी वीरप्पन आगे निकल चुका था और इसकी वजह से शिकार के खेल में अब उसके दुश्मन भी पैदा हो गए। वीरप्पन की जब भी कोई डील होती तो उस डील की खबर पुलिस को मिल जाती और वीरप्पन को अपनी डील बीच में ही छोड़कर भागना पड़ता। कुल मिलाकर वीरप्पन के दुश्मन अब उसे ठिकाने लगाकर उसके काम और उसकी दौलत को हथियाना चाहते थे। वीरप्पन भी ये समझ चुका था कि उसके खिलाफ साजिशें चल रही हैं। उसने भी अपना खुफिया तंत्र एक्टिवेट किया और अपने खिलाफ पुलिस को सूचना देने वालों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। वीरप्पन की बायोग्राफी के राइटर सुनाद रघुराम का मानना है कि वीरप्पन बहुत ही टैलेंटेड आदमी था। वो हर कीमत पर जंगल पर केवल और केवल अपना ही सिक्का चलाना चाहता था। इसके साथ ही उसके निशाने पर वो तमाम गिरोह भी आ गए जो वीरप्पन के कॉम्पिटिटर थे और उसके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। इसके चलते अब वीरप्पन का डर आसपास के गांव में और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा था। एक समय वो भी आया जब वीरप्पन ने चुन चुनकर अपने हर एक दुश्मन और अपने खिलाफ मुखबरी करने वाले हर एक व्यक्ति को मौत की घाट उतार दिया। उसने अपने गिरोह में लगभग 100 लोगों को शामिल किया। ये तमाम लोग उन जगहों पर हाथियों का इंतजार करते थे जहां हाथी पानी पीने के लिए आया करते थे। जैसे ही कोई हाथी पानी पीने के लिए आता, वीरप्पन या उसके लोग हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मार देते और हाथी की मौत हो जाती। इसके बाद वो उसके दांत निकाल देते और वीरप्पन को दे देते थे। फिर वीरप्पन हाथी के उन दांतों का सौदा अपने कनेक्शन में आने वाले उन लोगों के साथ करता जो उसे इन हाथी के दांत के बदले मोटा पैसा देते थे। उसने आइवरी के इस काम के जरिए 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया और काफी पैसा बनाया। वीरप्पन का असर तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में देखा जाने लगा। जब हाथियों की संख्या कम होने लगी तो सरकार के सिर में भी दर्द होने लगा। उसने जंगल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के और भी ज्यादा कर्मचारी लगाए ताकि हाथी के दांतों से बनी चीजों की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। सरकार के इस कदम से वीरप्पन के शिकार वाले काम पर ताला लग गया। अब उसने इस काम से अपना मन हटा लिया और चंदन की लकड़ी की तस्करी करने लगा। विशेष रूप से लाल चंदन केवल यहाँ के मलियारी जंग के जंगलों में ही पाया जाता है और इस लकड़ी की डिमांड देश के साथ साथ विदेश में भी होती है। वीरप्पन ने अपनी पूरी लाइफ में लगभग 10,000 टन चंदन की लकड़ी तस्करी के जरिए बेच दी। उस समय वीरप्पन के द्वारा बेची गई इस लकड़ी की कीमत 200 करोड़ रुपए थी। वीरप्पन के इन कारनामों से तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारें तंग आ चुकी थी। वो हर कीमत पर उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन को पकड़ने के लिए जाता था वो कभी लौट कर ही नहीं आता था। डेफिनेटली अब राज्य सरकारों को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो हर कीमत पर वीरप्पन को पकड़ कर ला सके और स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास को चुन लिया। कर्नाटक कैडर के आईएफएस ऑफिसर पी श्रीनिवास को सरकार ने प्रमोट किया और डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफिसर फॉरेस्ट के पोस्ट पर तैनात कर दिया। उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटक के चामनगर के जंगलों में हुई। ये पूरा इलाका वीरप्पन के कब्जे में आता था। वीरप्पन के कारनामों की तमाम खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी हुई थी। पी श्रीनिवास ने इस इलाके में आने के बाद अपना खुफिया तंत्र बनाना शुरू किया। वीरप्पन के खिलाफ उन्होंने उसे पकड़ने के लिए 3 साल काफी समझदारी से मेहनत की। साल 1986 में बेंगलुरु के सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान वो वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब हो गए। वीरप्पन को इंटेरोगेट करने के लिए बदीपाड़ा फॉरेस्ट हाउस लाया गया। वीरप्पन से काफी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली गई और उसके उन तमाम ठिकानों की जानकारी निकाली गई जहां उसने बड़ी संख्या में चंदन की लकड़ियां जमा करके रखी थी। इन लकड़ियों को जब्त किया गया और पुलिस को यह भी पता लगा कि वीरप्पन तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा केरल के जंगलों में भी सक्रिय है। डीसीएफ पी श्रीनिवास वीरप्पन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक जगह छापा मारने गए, लेकिन इसी दौरान उन्हें खबर मिली कि वीरप्पन पुलिस के चंगुल से भाग निकला है। साल 1987 में वीरप्पन ने फॉरेस्ट ऑफिसर पी चिदम्बरम को मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद वो काफी चर्चा में आया और वहां पी श्रीनिवास वीरप्पन को दोबारा पकड़ने की मुहिम में जुट गए। वीरप्पन का अपना गांव गोपीनाथम भी जांच एजेंसियों के निशाने पर था।
श्रीनिवास भी इसी गांव पर फोकस करने में लगे थे। पुलिस हर उस व्यक्ति को उठाकर उससे पूछताछ करती थी जिस पर उसे वीरप्पन से मिले होने का शक होता था। इसके अलावा आसपास के गांव में भी पुलिस का यही व्यवहार था। वो किसी भी कीमत पर वीरप्पन की इंफॉर्मेशन निकालना चाहती थी। इसके लिए लोगों को कई दिनों तक जेल में रखने लगी। लोगों को जेल में रखकर पीटा जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। इसके चलते कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और यही वजह थी कि पुलिस में लोगों के अगेंस्ट सेंटिमेंट जागने लगे। लेकिन जब पी श्रीनिवास ने लोगों से मिलना शुरू किया तो उनका एटीट्यूड पुलिस के एटीट्यूड से बिल्कुल अलग था। वो लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन समस्याओं का निदान निकालते थे। वो लोगों के साथ साथ उनका विश्वास जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने गांव में रहने वाले लोगों के लिए 40 घर बनवाए, माता मरियम का मंदिर बनवाया, सड़कें बनवाई, लोगों को रोजगार दिलवाया और इन तमाम कामों में पी श्रीनिवास ने जहां एक तरफ सरकारी फंड का इस्तेमाल किया, वहीं अपनी सैलरी का पैसा भी उन्होंने लोगों की भलाई के लिए खर्च किया। पी श्रीनिवास ने वीरप्पन की बहन मारी को भी एक डिस्पेंसरी में नौकरी दिलवाई थी। इन तमाम कामों के साथ साथ पी श्रीनिवास ने वीरप्पन के खिलाफ गोपीनाथम गांव में ही अपना नेटवर्क भी तैयार किया। अपने इस खुफिया नेटवर्क के जरिए उनका वीरप्पन की फैमिली पर नजर रखने और उससे जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन को हासिल करने में मदद मिलने लगी। पी श्रीनिवास एक बार फिर वीरप्पन को पकड़ने के लिए योजना बनाने लगे। लेकिन वीरप्पन के लोगों ने एक दिन देखा कि गांव के कुछ लोग सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। ये तमाम लोग पी श्रीनिवास के इन्फॉर्मर थे और इस बात की जानकारी वीरप्पन को लग गई। वीरप्पन ने उन सभी को मौत की घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने उन सभी के सिर काटकर बाकी लोगों के बीच घुमाया ताकि उन लोगों के मन में भी वीरप्पन का डर बैठ जाए। और ऐसा ही हुआ भी। पी श्रीनिवास के सारे किए कराए पर वीरप्पन के इस कांड ने पानी फेर दिया। अब उनको वीरप्पन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। वीरप्पन का आतंक एक बार फिर कायम हो गया। साल 1990 में वीरप्पन ने मुथुलक्ष्मी नाम की महिला से शादी कर ली। साल 1990 में ही वीरप्पन चंदन की लकड़ी की एक बड़ी डील करने वाला था। लकड़ी की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए से अधिक थी। लेकिन वीरप्पन के इरादों पर उस समय पानी फिर गया जब डील वाली जगह को अचानक पुलिस ने घेरा। पुलिस को इस डील की इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी थी और वीरप्पन को अपनी जान बचाकर और सारा माल छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस ने सारा माल बरामद कर लिया, लेकिन इसके बाद वीरप्पन पुलिस के खिलाफ और भी क्रूर हो गया। इसी बीच एक और घटना घटी। वीरप्पन की बहन मारी ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें कि पी श्रीनिवास और मारी के अफेयर की चर्चा काफी समय से चल रही थी। वीरप्पन ने अपनी बहन की मौत के लिए पी श्रीनिवास को जिम्मेदार माना और अब वो पी श्रीनिवास को सबक सिखाने का मौका तलाश रहा था। इसी बीच पी श्रीनिवास का एसटीएफ में कार्यकाल पूरा हो गया और उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया गया। वीरप्पन के पास अब बदला लेने का अच्छा मौका था। उसने अपने भाई अर्जुन के जरिए पी श्रीनिवास के पास मैसेज भिजवाया कि वो सरेंडर करना चाहता है, लेकिन उसने इस बात की शर्त रखी कि पी श्रीनिवास को अकेले आना होगा। पी श्रीनिवास उससे मिलने अकेले ही चले गए और यही उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी। परिणाम यह हुआ कि पी श्रीनिवास को वीरप्पन ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और उनके सर को अपने पास रख लिया। वीरप्पन कई दिनों तक उनके सर को गेंद बनाकर अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलता था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। ऐसा नहीं था कि पुलिस इस मामले में हाथ पर हाथ भरकर बैठी थी, लेकिन समस्या ये थी कि जिस स्टेट की पुलिस वीरप्पन को खोजने में अपनी कार्रवाई को तेज करती, वो दूसरे स्टेट में चला जाता। साल 1992 में दोनों स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट ने एक जॉइंट टास्क फोर्स का गठन किया जो वीरप्पन के खिलाफ था। इस टास्क फोर्स के चीफ वॉल्टर देवराम की कार्रवाई में वीरप्पन का राइट हैंड गुरुनाथन मारा गया। ऐसा ही शकील अहमद की इस कार्रवाई में अहम भूमिका भी थी। इसके बाद वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला करके पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया और उनसे हथियार लूट लिए। वीरप्पन के खिलाफ अब एसटीएफ अपना अभियान तेज कर देती है। इससे परेशान होकर वीरप्पन हाथी दांत की तस्करी और उसके सौदे की एक डील की खबर फैलाता है। एसपी हरिकृष्ण और एसआई शकील अहमद अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए डील वाली जगह पर जाते हैं। यह उसकी एक चाल थी जिसमें पुलिस की टीम फंस गई। वीरप्पन ने पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला किया और एसआई शकील अहमद और एसपी हरिकृष्ण समेत 5 पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस जितना सोच रही थी, वीरप्पन उससे भी ज्यादा शातिर, खूंखार और खतरनाक था। साल 1993 में उसने उस समय के आईपीएस ऑफिसर गोपाल कृष्णन को ललकारते हुए इस बात के पोस्टर लगाए कि मुझे पकड़ के दिखाओ।
गोपाल कृष्णन वीरप्पन की इस कार्रवाई से गुस्से में आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए एक बस में 22 पुलिस वालों के साथ निकल पड़ते हैं। वो एक दूसरी गाड़ी में चल रहे थे और जैसे ही पुलिस की गाड़ी पालर ब्रिज के ऊपर आई, वीरप्पन की बिछी हुई लैंड माइंस की चपेट में आ गए। अचानक बस को उड़ा दिया गया। बस में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई और गोपाल कृष्णन बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें फाइनली ठीक होने में अपनी जो सर्जरी करानी पड़ी वो दूसरी गाड़ी में थे, इसीलिए बच गए। आगे चलकर पुलिस के साथ बीएसएफ को भी ज्वाइन कर दिया गया। बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई में साल 1993 में वीरप्पन के 19 साथियों को गिरफ्तार किया और अगली कार्रवाई में वीरप्पन के 18 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वीरप्पन की गैंग और पुलिस की टीम के साथ लड़ाई झगड़े का यह सिलसिला लगातार कई सालों तक चला। लेकिन वीरप्पन का दबदबा और उसकी हरकतें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। 13 जुलाई 1997 को वीरप्पन ने 10 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किडनैप किया और सरकार से ऑफिशियली माफी मांगने की डिमांड की। हालांकि 7 हफ्तों के बाद इन सभी को छोड़ दिया गया। साल 1997 के अक्टूबर महीने में वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, क्रू मार्कर और सेनानी वीरप्पन के इलाके में अपनी फिल्म शूटिंग करने के लिए गए, लेकिन वीरप्पन के लोगों ने उन्हें पुलिस का इन्फॉर्मर समझा और किडनैप कर लिया। 10 दिनों तक अपनी कैद में रखा और जब उन्हें भरोसा हुआ कि ये तो फिल्म मेकर है तो उन्हें छोड़ दिया। साल 2000 में वीरप्पन ने कन्नड़ फिल्मों का अभिनेता राजकुमार को उनके घर से ही उठा लिया और उनके बदले में सरकार से फिरौती मांगी। तमिल मैगजीन नखेर के एडिटर आर गोपाल ने इस पूरे कांड में वीरप्पन और सरकार के बीच मीडिएटर की भूमिका निभाई। फाइनली सरकार को वीरप्पन की मांगों को मानना पड़ा, तब जाकर फिल्म अभिनेता राजकुमार की जान बची। वीरप्पन ने राजकुमार को लगभग 108 दिनों तक अपनी कैद में रखा और सरकार से 1000 करोड़ रुपयों की मांग की। इसके अलावा कुछ और भी डिमांड थी जिनके बारे में सरकार की तरफ से पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। इस घटना के लगभग 2 साल बाद यानी कि 25 अगस्त साल 2002 में वीरप्पन ने एक और दुस्साहस किया। उसने कर्नाटक के कृषि मंत्री नागप्पा को उनके ही गांव कामगेरे से किडनैप किया। वो साल 1996 से 1999 तक कर्नाटका गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर और मार्केटिंग मिनिस्टर रहे। फिल्म स्टार राजकुमार के किडनैपिंग मामले की वजह से सरकार की पहले ही किरकिरी हो चुकी थी, इसलिए सरकार इस मामले में वीरप्पन की मांगों के आगे झुकने के बजाय पुलिस या कार्रवाई का डिसीजन ले चुकी थी। लेकिन सरकार का ये डिसीजन उसके ऊपर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि फाइनली जब वीरप्पन को लगा कि सरकार उसकी मांगे नहीं मानेगी, तब वीरप्पन ने मंत्री महोदय की हत्या कर दी और उनकी डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया। वीरप्पन ने इस तरीके से सीधे सीधे जॉइंट टास्क फोर्स का मजाक उड़ाया, सरकार को चैलेंज किया। अब सरकार के ऊपर किसी भी कीमत पर वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का दबाव बन गया। साल 2003-04 के दौरान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पद पर जयललिता को चुना गया। उन्होंने वीरप्पन को न्यूट्रलाइज करने के काम को अपनी प्रायोरिटी रखी। जयललिता ने आईपीएस विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया और उन्हें किसी भी कीमत पर वीरप्पन का चैप्टर क्लोज करने की जिम्मेदारी दी। सरकार ने वीरप्पन के ऊपर 5 करोड़ का इनाम भी रखा। आईपीएस एन.के. सेंथामराई कैनन को एसटीएफ के सेकंड हेड कमांड की जिम्मेदारी दी गई। लगभग 10 महीने तक आईपीएस विजय कुमार ने वीरप्पन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई, उससे जुड़े हर एक वीडियो को देखा और काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वीरप्पन के एक वीडियो पर उनकी नजर पड़ी, जिसमें वो किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा था। जब इस बात की जानकारी लगाई तो पता लगा कि वीरप्पन की उस आंख में मोतियाबिंद है, जिसका वो इलाज कराना चाहता है। इसके अलावा एसटीएफ ये समझ चुकी थी कि वीरप्पन को जंगल में मारना संभव नहीं। एसटीएफ किसी भी तरीके से वीरप्पन को उसकी लोकेशन से बाहर लाना चाहती थी। वीरप्पन के 2 साथियों को पुलिस ने बड़ी कोशिशों के बाद अपना इन्फॉर्मर बना ही लिया। इनमें से एक बाहर रहकर वीरप्पन के बिजनेस में उसको सपोर्ट करता और दूसरा वीरप्पन के साथ रहकर उसकी गैंग की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता। जंगल में रहने वाला व्यक्ति वहां की इंफॉर्मेशन जंगल के बाहर बिजनेस संभाल रहे व्यक्ति को देता था और फिर दूसरा व्यक्ति सारी इंफॉर्मेशन एसटीएफ के सेकंड हेड चीफ कन्नन को देता था। अब एसटीएफ की नीड थी वीरप्पन को बाहर निकालने की इंफॉर्मेशन और ये टास्क इन दोनों इन्फॉर्मर को दी गई। 16 अक्टूबर 2004 को एक चाय की दुकान पर दोनों इन्फॉर्मर के साथ खनन की मुलाकात हुई, जिसमें ये इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन अपनी आंख का इलाज करने के लिए जंगल से बाहर आने वाला है। वो सेलम के अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहता था और इसके लिए उसे एक बड़ी गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि उसके साथ कुछ हथियारबंद लोग भी थे। ये इंफॉर्मेशन विजय कुमार के पास पहुंचती है और वो पूरी प्लानिंग के साथ इन्फॉर्मर के जरिए ही एक एम्बुलेंस वीरप्पन तक पहुंचाने का काम कर देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को कोकून का नाम दिया गया, जो एम्बुलेंस का कोड नेम था।
इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि एसटीएफ की प्लानिंग की भनक वीरप्पन को ना लगे। हालांकि हड़बड़ी में एम्बुलेंस के ऊपर सेलम की स्पेलिंग गलत लिखी गई, लेकिन इस बात को वीरप्पन और उसकी गैंग ने नोटिस नहीं किया। इसके बाद सब कुछ एसटीएफ की प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हुआ। वीरप्पन को हवा भी नहीं लगी कि आज वो हॉस्पिटल नहीं, यमराज के घर जाने वाला है। प्लानिंग के मुताबिक एसटीएफ के ही कमांडो एम्बुलेंस के ड्राइवर और हेल्पर बने हुए थे, जो वीरप्पन को उसके 3 साथियों के साथ उसके ठिकाने से लेकर सेलम के अस्पताल के रास्ते की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में एसटीएफ की टीम एक लारी के पीछे छुपकर इन लोगों के आने का इंतजार कर रही थी। एसटीएफ के कुछ कमांडो अपनी AK-47 राइफल के साथ नजदीक के एक स्कूल की छत पर अपनी पोजीशन ले लिए। जैसे ही एम्बुलेंस एसटीएफ के घेरे के भीतर आने लगी, उसके पहले ही उसके ड्राइवर ने नीली लाइट और फॉग लाइट जलाकर एसटीएफ को अलर्ट कर दिया कि उसके भीतर वीरप्पन के साथ हथियारबंद लोग मौजूद हैं। एम्बुलेंस जब लोरी के नजदीक आई, तब अचानक सड़क के बीचों बीच लोरी को खड़ा कर दिया गया। ड्राइवर ने एम्बुलेंस को तेजी से ब्रेक मारा। इसी बीच का फायदा उठाकर ड्राइवर और हेल्पर दोनों ही वहां से भाग गए और एसटीएफ के साथ जाकर मिल गए। इसके बाद एसटीएफ ने सरेंडर करने के लिए वीरप्पन को कॉल किया, पर वीरप्पन ने उसका जवाब फायरिंग से दिया। जवाबी फायरिंग शुरू हुई और फाइनली वीरप्पन का खेल खत्म हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता इस काम से खुश थी और सभी एसटीएफ मेंबर्स को सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार है। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।